जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू टू क्लासेस। यूपीपीसीएस 2022 का जो पेपर है 12 तारीख को ख़त्म हुआ है, 12 जून को। उसका क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हम एक वीडियो उसके ऊपर बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए युग्म 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको महासागर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो उसका डीपेस्ट पॉइंट या गर्त का महासागरीय गर्त का नाम दिया गया है। अब देखिए, जो आपको पता है पहले उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। आप गर्त का नाम देखिए और महासागर से मिलाइए। देखिए मैरियाना ट्रेंच इसमें दिया गया है, मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच आपको सबको पता है जापान और फिलीपाइंस के बीच में प्रशांत महासागर में है। तो ए के साथ में 3 जाएगा, ए के साथ में 3 जो जा रहा है वो ए और बी में जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी में से ही कोई आंसर सही है। दूसरा हम देखेंगे सुंडा। नंबर 1 पे जो सुंडा गर्त लिखी है, वो सुंडा गर्त जो है वो इंडोनेशिया के नीचे की तरफ दक्षिण में हिंद महासागर में है, जहाँ पे सुंडा वाटर स्ट्रेट भी है। मैं ऑलरेडी आपको ये सब भूगोल के अंतर्गत बता चुका हूँ। यानी कि तो हमें पता चल रहा है जो सुंडा गर्त है वो सी हिंद महासागर में जाएगी, यानी सी के साथ में 1 जाएगा। देखिए सी के साथ में 1 जो जा रहा है वो भी ए और बी में जा रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारा आंसर ए और बी ही बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या है यहाँ पे दिया गया है प्लूटो रिको गर्त। क्या दिया गया है? प्लूटो रिको ट्रेंच। जब मैंने आपको पढ़ाया था कैरेबियन सी में मैंने आपको इंडोनेशिया के कुछ देश बताए थे और कुछ वहाँ पे आइलैंड भी बताए थे। और वहाँ पे मैंने एक आइलैंड बताया था क्यूबा के पास में, प्लूटो रिको आइलैंड। कौन सा आइलैंड बताया था? प्लूटो रिको आइलैंड, जो कि यूएसए की टेरिटरी है। उस प्लूटो रिको आइलैंड के पास में ही जो एक गहरी गर्त है उसी को हम कहते हैं प्लूटो रिको ट्रेंच। उसी देश उसी आइलैंड के नाम पर है प्लूटो प्यूटो है ये, प्यूटो रिको ट्रेंच। तो प्यूटो रिको ट्रेंच आपको मिलेगी कैरेबियन सी में। और कैरेबियन सी किस महासागर के अंतर्गत आता है? कैरेबियन सी जो आता है वो अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारे डी के साथ में 2 जाएगा, और डी के साथ में 2 जो जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही हो जाता है। अगर आपने मेरी इंडोनेशिया के ऊपर वीडियो जो बनाई है वो नहीं देखी है तो आपको सुंडा गर्त नहीं पता होगा। और अगर आपने कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर ये अपना वेस्ट इंडीज़ के ऊपर जो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है वो नहीं देखा तो फिर आपको प्यूटो रिको ट्रेंच भी नहीं पता होगा। इसलिए किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है ए। चौथा हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा 3 से ही काम हो गया है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब तक सबसे ऊपर चाइना रहता था, अभी भी सबसे ऊपर चाइना ही है। लेकिन चाइना का जो इस्पात का प्रोडक्शन है वो 10% से घटा है, और भारत का जो स्टील का प्रोडक्शन है इस्पात का वो 4% से बढ़ा है। आने वाले कुछ समय में भारत स्टील के प्रोडक्शन में चाइना से आगे निकल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि फिलहाल अभी भी चाइना ही 2022 में प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। ये करंट का क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी निकेतन विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल नीच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कुछ इकोलॉजिकल नीच होता है, बड़ा ही इकोलॉजी का बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन है ये। उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा कथन या एक सही है कि दोनों सही हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इकोलॉजी को हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन that it can tolerance the resources it utilize and is functional role in the ecological system। अगर आपने इकोलॉजिकल नीच पढ़ा है तो वो इकोलॉजी सिस्टम का फंक्शन और क्या बताती है? फंक्शन बताती है और उसका रिसोर्सेज बताती है। उसमें 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम, रोल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड रिसोर्सेज यूज्ड इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो पहली वाली लाइन बिल्कुल सही है। ये नीच ईच स्पेसीज हैज ए डिस्टिंक्ट नीच, यानी कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। बात तो सही है, लेकिन ये जो है इकोलॉजिकल नीच में बात नहीं कही गई है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो केवल एक ही रहेगा, केवल एक ही इसमें सही माना जाएगा। हालांकि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं का प्रभाव में रहते हैं। चलिए भूमध्य सागरीय जलवायु को हम जानते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु होती क्या है ये भी मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 से 45 डिग्री अक्षांश में, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी 30 से 45 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र। पश्चिमी घाटों पर 30 से 45
30 से 45 लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश में पश्चिमी घाटों पर बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी घाटों पर यहाँ पे आप पश्चिमी घाटों पर देख रहे हैं। पश्चिमी घाटों पर जो जलवायु पाई जाती है उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। पूर्वी घाटों पर ये जलवायु नहीं पाई जाएगी। देखिए क्षेत्र ये भी यहाँ नहीं पाई जाएगी, केवल पश्चिमी घाटों पर ही जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, ऐसे करके कोई क्षेत्र बना हुआ है, ये कुछ क्षेत्र बना हुआ है, तो ये वाला घाट पश्चिमी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाटों पर जो जलवायु पाई जाती है उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है, मैं आपको ये जलवायु भी पढ़ा चुका हूँ, कि यहाँ पे साइट्रिक फल पाए जाते हैं। खट्टे रसदार फल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, और जब खट्टे रसदार फल यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं तो यहाँ पे शराब का, वाइन का, बियर का बहुत अधिक उद्योग पनपता है इन क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। क्योंकि इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा जलवायु भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में पाई जा रही है, इसलिए इस जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कह दिया गया है। हालांकि ये वाली जलवायु जो है आपको अमेरिका में भी देखने को मिलती है, पेरू में भी देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगी, और भी देखिए एशिया के कुछ भागों में भी जलवायु आपको देखने को मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब इस जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो है गर्मियों में जो है बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गर्मियों में जो हमारी यहाँ पे जो बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट हैं, वो शिफ्ट हो जाती हैं। गर्मियों में जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन की वजह से, तो इन क्षेत्रों का मौसम जो है वो शुष्क हो जाता है। सर्दियों में इन क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में सर्दियों में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। ये मैं आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में पढ़ा चुका हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में सर्द ऋतु में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, ये भी सही बात है। अब दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए व्याख्या नहीं है, आर भी एक कारण है, आर भी एक कथन है, और ए भी एक कथन है। दोनों कथन है, दोनों सही हैं, लेकिन इनका कारण क्या है? कारण यहाँ पे है वायु दाब पेटियों का शिफ्ट हो जाना, और उस शिफ्ट होने के कारण एंटी साइक्लोन की स्थिति पैदा होना गर्मियों में। और जब एंटी साइक्लोन की स्थिति पैदा होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, बरसात नहीं होती है। साइक्लोन बनने से बरसात होती है, एंटी साइक्लोन बनने से मौसम साफ हो जाता है। ये चीज़ें भी मैं आपको साइक्लोन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए ए और आर तो सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऐसा ऑप्शन इसमें कहीं आपको मिलेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर नॉट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सी में लिखा हुआ है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया है सी। डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? अब देखिए सन दे दी गई है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश में, सबकी सन हम कैसे याद रखेंगे? लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, एक कतरनिया घाट और दूसरा किशनपुर। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य को, दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि बहराइच सीतापुर वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। टाइगर रिजर्व का नाम आप मुझे बता सकते हैं? इन दोनों वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिला के टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र। इसलिए ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट और किशनपुर। देखिए मुझे किशनपुर का भी पता है। किशनपुर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य था वो 1972 में स्थापित किया गया था। कतरनिया घाट का वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। दो ही इंपॉर्टेंट हैं, और 1985 या 86 में दोनों को मिला के बना दिया गया था टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है कतरनिया घाट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कतरनिया घाट और किशनपुर में से ही पूछा जाता है जब उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा। तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित है? अब हम बहुत बार पढ़ते हैं कि छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। मैंने भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया कि भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक कोयला पाया जाता है। लेकिन मैंने इसके आगे भी आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि रूर प्रदेश ही क्यों कहा जाता है? रूर प्रदेश क्या है? तो जर्मनी में जिस क्षेत्र में कोयला निकलता है उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश जर्मनी में है, वहाँ पे कोयला निकलता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका आंसर है जर्मनी। बहुत सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल 100% मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। आप देखिए, जब हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बात करते हैं तो सार्वजनिक महत्व के स्मारक और स्थान उसी के अंतर्गत आ जाते हैं।
जो सार्वजनिक महत्व के स्थान होंगे, स्मारक होंगे, वो ऑटोमेटिकली सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे और उसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो जो डी वाली बात है वो सी के अंतर्गत ऑलरेडी आ रही है, डी को अलग से एलोबरेट नहीं किया गया, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। चलिए हम फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 4A ऑफ आर्टिकल 51A के तहत आते हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। आर्टिकल 51A याद रखिएगा, आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट करके 51A जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और जोड़े गई फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी के तहत रिकमेंड करी गई? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले पैराग्राफ में। स्वर्ण सिंह कमेटी शुरू में जो थी यहाँ पे 10 ही फंडामेंटल ड्यूटियाँ थीं, लेकिन 86th अमेंडमेंट और किया गया संविधान में 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एक 86th अमेंडमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स सेंड दियर चिल्ड्रन अप टू ग्रुप ऑफ 6 to 14 टू द स्कूल। अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उनको स्कूल भेजना प्रत्येक पेरेंट्स का जो है कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। तो ये 11वां जो ड्यूटी ऐड करी गई थी ये 2002 में करी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब देख लिए, हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हमारी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11 हो गई हैं। पहली है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। राष्ट्र ध्वज की, राष्ट्रगान की और अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जुड़ी हुई चीज़ों का सम्मान करना। फॉलो आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी लड़ाई हुई है, आज़ादी की लड़ाई हुई है, उसके आइडियल्स जो हैं उनको फॉलो करना, उनको फॉलो करना, आइडियल्स को फॉलो करना। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता की और स्वाभिमान की रक्षा करना। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, अपने देश की सुरक्षा करना और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आगे आ जाना जब आपको बुलाया जाए, नेशनल ड्यूटी को प्रेफर करने के लिए। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना अपने अंदर बना के रखना। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हाँ समाज जो साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट करना, आपको वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देना। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की को हमारे सेफगार्ड करना, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को स्ट्राइव करना, आगे बढ़ने के लिए एक्सीलेंस को प्रेरित करना और अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ये 11 हो जाती हैं। अब आपको देखो यहाँ दो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिल रही। कौन कौन सी नहीं मिल रही हैं आपको? एक तो नहीं मिल रही है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, ऐसी कोई लाइन यहाँ पे नहीं लिखी है। और सार्वजनिक महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ऐसे भी नहीं लिखी है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये लिखा है प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट की जब बात होती है तो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही आ जाता है, उसका मतलब वही होता है। लेकिन डी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सी के अंदर ही समाहित है। निम्नलिखित में से क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट को चुनना है। सूची 1 के अंतर्गत कुछ मोनूमेंट्स दिए गए हैं, कुछ बिल्डिंग्स दी गई हैं जो कि सल्तनत काल में भारत में बनाई गई थी, सल्तनत काल में बनाई गई थी। और सूची 2 में दिए गए हैं कुछ ऐसे लोगों के नाम सल्तनत काल के जो कि जिन्होंने उस इमारतों को बनाया है। अब मुझे सबका नाम तो नहीं पता है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताया था, इसके लिए मैं एकदम से श्योर हूँ। लाल महल जो है वो बलबल ने बनवाया था, इसके लिए मैं एकदम से श्योर हूँ। अभी हम इन्हीं से इस आंसर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा जयपुर में है और राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है ये? अलग किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो डी के साथ में जाएगा 2। अब डी के साथ में 2 जा रहा है ए और बी में, तो इसका आंसर ए और बी होगा, सी डी तो हो ही नहीं सकता है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आधा काम हमारा सोल्व हो जाता है। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, लाल महल बनवाया था बलबन ने, बलबन का लाल महल। बी के साथ जाएगा 4 और बी के साथ 4 और डी के साथ 2 जा रहा है हमारा बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मुझे 2 ही पता है, 2 ही से ये सोल्व हो गया है। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये बनाने वाले हैं, आंसर है इसका बी। अगला है अनुमति योग्य परमिसेबल नॉइज के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के साथ अच्छा ही मिलाना है। ये कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और ये नॉइज़ का लेवल दिया गया है। आपको पता होगा कि नॉइज़ का लेवल नापने का जो पैमाना होता है वो डीबी होता है, डेसिबल।
और जितना डीबी ज़्यादा होता है उतनी नॉइज़ ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे एक साइलेंट जोन लिखा है, तो ऑब्वियसली साइलेंट जोन में नॉइज़ सबसे कम होगी। सबसे कम नॉइज़ है यहाँ B1 में, तो B के साथ 1 जाएगा। B के साथ में 1 कहाँ जा रहा है? B के साथ में 1 जा रहा है C और D में, तो मतलब A और B तो इसका सवाल का इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका आंसर या तो C होगा या तो D होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नॉइज़ मिलेगी? रेसिडेंशियल एरिया में, साइलेंट जोन में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरिया में नॉइज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा नॉइज़ आपको कहाँ दिख रही है? 70 dB सबसे ज़्यादा है, तो C के साथ जाएगा 4। C के साथ 4 कहाँ जा रहा है? C के साथ 4 जा रहा है B, ये देखिए C के साथ 4 जा रहा है हमारा C में, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अब देखिए मुझे बिल्कुल ये पैमाने याद नहीं है कि इतनी लिमिट दी गई है कि नहीं दी गई है, लेकिन उसने मिलाने को बोला है तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। साइलेंट मतलब सबसे कम और इंडस्ट्रियल मतलब सबसे ज़्यादा। कम है 50, ज़्यादा है 70, दोनों के साथ मिलाइए, आपका आंसर सोल्व हो गया है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी एग्जाम में देते समय लगा लेना है आपको। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो शहर है वो सबसे पहले आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा सीधा है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद हुई नहीं, और तब से ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कानपुर की है, उसके बाद लखनऊ की है, उसके बाद गाजियाबाद की है, उसके बाद आगरा की है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहीं पे इसमें लिखा है क्या भाई? 2 4 1 3 लिखा है, सी में लिखा है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3। ये देखिए जो टिक किए हुए हैं, जिसने क्वेश्चन पेपर दिया उसने दिए किए हुए हैं, तो इन पर आप ध्यान मत दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मुझे पता भी नहीं है, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। नई दिल्ली कि किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। त्रिमूर्ति भवन जहां पर पहले हुआ करता था वहां पे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बना दिया गया है, तो त्रिमूर्ति भवन कहीं इसमें दिया होगा, देखिए सी में त्रिमूर्ति भवन दिया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? करंट का क्वेश्चन है। कोच्चिन को फुल्ली जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बनाया गया है, कोच्चिन को। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? योजना का नाम है नल से जल योजना। अभी पिछले बजट में आई थी, लेकिन यहाँ पे नल से जल योजना कहीं भी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए अब आपको ये सारे युग्म देख के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये क्वेश्चन क्या आ गया, लेकिन गया ताम्रपत्र किसने? समुद्रगुप्त ने। गया ताम्रपत्र जो है वो समुद्रगुप्त का बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त की, गया ताम्रपत्र। बाकी 3 को आपको याद ही नहीं रखना, और गया ताम्रपत्र बहुत एग्जाम में आता है। गया ताम्रपत्र, समुद्रगुप्त, इतना याद रखना है। और गया ताम्रपत्र के सामने लिखा है सर्वबर्मन, और वो यही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक ही पता है बस हमें, गया ताम्रपत्र जो है समुद्रगुप्त ने का था, तो बस इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 का पता मुझे भी नहीं है और 3 का पता करना भी नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट होके एग्जाम को सोल्व करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में कीजिए। ये कोई क्रांति का नाम दिया गया है, रिवॉल्यूशन का, और वो किससे संबंधित है? तो जी गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति संबंधित है शहद से, हनी से। कहीं है इसमें बागवानी और शहद? देखिए तो ए के साथ में जाएगा 2, ए के साथ में 2 कहीं जा रहा है क्या? ए के साथ में 2 जा रहा है बी में और डी में, तो इसका आंसर या तो बी है या तो डी है। 2 तो पहली बार में ही खत्म हो गए। ग्रे क्रांति क्या थी? ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। किससे संबंधित है? उर्वरक से। पीली क्रांति पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सिंपल से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इनमें से आपको 2 भी पता है तो भी आप मिला देंगे। काली क्रांति तो सबको ही पता होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित होती है। पीली का येलो का मतलब तिलहन से होता है, तिलहन होते ही येलो कलर के हैं, तो इसका आंसर जब सब मिलाएंगे तो इसका आंसर डी बन जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित नहीं है? जब मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी, सारी ऊंची श्रृंखलाओं के पर्वतों के नाम बताए थे। मैंने आपको ल्होत्से बताया था जो कि नेपाल में है। चोऊ पर्वत श्रृंखला बताई थी जो कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे है। अन्नामलाई जो है वो तो साउथ इंडिया में चली जाएगी, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे। और सिरुमाली तो एक वन है, तो पर्वत श्रृंखला इसको कह सकते हैं, वैसे ये हमारी तमिलनाडु में पड़ेगी। तो हमारी जो संबंधित है हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से वो चोऊ है और ल्होत्से है।
चो और लात से। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 कहीं लिखा है क्या? केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए कोशिश करते हैं। रियोन, रियोन जो होता है वो एक कपड़ा होता है, सिंथेटिक कपड़ा होता है। सिंथेटिक हमारा क्या बोलते हैं इसको, कपड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे भी ध्यान से उतर रहा है उसको, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है कपड़ा होता है एक तरह से। ये रियोन जो है कपड़ा होता है। और यहाँ पे दिया गया है स्टार्च, तो रियोन स्टार्च नहीं होता। पहली बार में हमें पता चल गया कि ए ही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सही सुमेलित नहीं है ए। ठीक है, बाकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन सही हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन्स की वजह से प्रजनन में मदद मिलती है, प्लस बच्चे के लिए जो दूध प्रोडक्शन करती हैं माताएं उसमें बढ़ोतरी होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। एस्पार्टेम क्या होता है? एस्पार्टेम क्या है? एक सिंथेटिक स्वीटर है, सिंथेटिक स्वीटनर है एकदम से, मतलब कि कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ की मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। और नियोप्रिन तो जो है वो स्पेशलाइज रबड़ है ही। तो रियोन जो होता है वो कपड़ा होता है, ठीक है, सिंथेटिक कपड़ा होता है ये। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये कुछ युद्ध हुए हैं, ये युद्ध संबंधित है। पहली बात तो अंग्रेजों के कालखंड से संबंधित युद्ध हैं। इन सारे युद्धों को क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में लगाना है? कालानुसार क्रम में लगाना है, मतलब जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे पहले आएगा। अब मुझे बेदरा का युद्ध बिल्कुल 100% पता है। जब बेदरा का युद्ध हुआ था, भारत में अंग्रेज आए हुए थे और डच आए। अंग्रेजों और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ और उसके बाद डच जो है भारत को छोड़ के चले गए इंडोनेशिया में। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। इंडियन एंग्लो वार में जो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पोर्टोनोवो का युद्ध जो हुआ था वो निजामों के बीच में हुआ था, 2 निजाम थे। मुदकी का युद्ध पंजाब में हुआ था, अंग्रेज और पंजाबियों के बीच में। अब इस चीज़ को आप अगर आप क्रम में लगाएं, तारीखें आपको याद नहीं करनी है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि भारत में जो सबसे पहले अंग्रेजों का युद्ध हुआ वो बेदरा का युद्ध हुआ। तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा, 4 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 4 नंबर सबसे पहले यहाँ पे कहाँ दिया गया भाई? 4 नंबर सबसे पहले सी में दिया गया। देखिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 3 2 1, ये उल्टा क्रम है, बिल्कुल सही। सबसे बाद में पंजाब में आए थे अंग्रेज, तो मुदगी का युद्ध सबसे बाद में हुआ है। लेकिन आपको बेदरा का युद्ध भी अगर पता है तो ये सारे का सारा क्रम में लग जाएगा। तारीखें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 3 2 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट 3 बनाते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक अपना आप ध्यान रखिए और जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है उसका खूब ध्यान रखिए। काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ आपके आइडिया से, आपकी स्मार्ट सोच से, कुछ अलग हटके सोचने से भी सॉल्व हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।